गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 7 क्लास का ज्योग्राफी में पढ़ने जा रहे हैं स्थल रूपों का विकास। तो इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं बना के आप लोगों को भेज चुकी हूँ। आज सेकंड पार्ट बना रही हूँ वीडियो। तो बच्चों, स्थल रूपों का विकास, और इससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे आप लोग पूछ भी सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो एक गतिशील ग्रह है जो स्थिर नहीं है, घूमते रहती है। लेकिन पृथ्वी के अंदर की जानकारी हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। भूगोल शास्त्रियों ने इसका बहुत ही अध्ययन किया है। और फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं वीडियो में कि स्थल मंडल को प्रभावित करने वाले बल कौन कौन से हैं। अंतर्जनित बल और दूसरा वही जनित बल। आकस्मिक है और अपर्दन एवं निक्षेपण। भूकंप पढ़ चुके हम लोग, ज्वालामुखी पढ़ चुके, भूस्खलन यानी धरती का धंसना जिसको कहते हैं वो। इन सब बारे में पर्वत निर्माणकारी आज हम लोग पढ़ेंगे। नदी, पवन, हिमनद और समुद्री तरंग, इन सब के बारे में हम लोग वीडियो का फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिमनद के कार्य। ऊंचे पहाड़ों में बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ जमा रहती है। जब बर्फ के बड़े बड़े पिंड गुरुत्व के कारण नीचे की ओर खिसकते हैं तो इन्हें ही क्या कहते हैं, हिमनदी की संज्ञा दी जाती है। जब बर्फ के बड़े बड़े पिंड जो होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं, वो गुरुत्वा के कारण नीचे की ओर खिसकते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं साइंस में भी कि कोई भी चीज़ हम लोग अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो फिर से नीचे की तरफ आती है। इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण के कारण बर्फ के बड़े बड़े गोले जो हैं, टुकड़े जो हैं, पिंड, वो नीचे की ओर खिसकती है। तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, हिमनदी। आइए हिमनदी द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृतियों की पहचान करें। पहला है यू आकार की घाटी। ये देखिए यहाँ चित्र में यहाँ दिखाया गया है। आप लोग जब मैं पढ़ाती हूँ तो आप लोग बुक को सामने रखिए। यू आकार की घाटी। खिसकती हुई हिमनदी घाटी की दीवारों के साथ साथ तली को भी काट कर चौड़ा करती है। इस प्रकार बनी घाटी का आकार अंग्रेजी के यू के आकार के समान होता है। इसे यू आकार की घाटी कहा जाता है। दूसरा है हिमोड़। हिमनदी जब नीचे की ओर बहती है तो तापमान बढ़ने के कारण पिघलती जाती है। बर्फ जो है वो पिघलने लगते हैं। इस प्रकार अपने साथ लाए गए मिट्टी, बालू, चट्टानों के टुकड़ों को ढोने में असमर्थ हो जाती है तथा अपने किनारों पर इसे जमा करते जाती है। इन्हें ही क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। हिमोड़ किसे कहते हैं, हिम नदी जब नीचे की ओर बहती है, तापमान जैसे जैसे नीचे आते तापमान बढ़ते जाती है तो उस तापमान के कारण बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार अपने साथ लाए गए मिट्टी, बालू, चट्टानों के टुकड़ों को ढोने में नदी जो है वो असमर्थ रहती है। तो वो क्या करती है, अपने किनारों पर इसे जमा करते जाती है। इन्हें ही हिमोड़ कहते हैं। तीसरा है सर्क एवं टार्न। बहती हुई हिमनदी पहाड़ों की दीवारों को काटती हुई खोखली आकृति बनाती है। इन्हें सर्क कहते हैं। इन खोखली आकृतियों में जब जल भर जाता है तो इन्हें हिम झील या टार्न कहते हैं। ये झील का रूप धारण कर लेता है और इसे ही क्या कहते हैं, हिमझील या टार्न कहते हैं। समुद्री तरंग के कार्य क्या हैं। समुद्री तट की
स्थलाकृतियों को आकार समुद्री तरंगें देती है। समुद्र की तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से बनी कुछ प्रमुख आकृतियाँ निम्न हैं। जब समुद्र में लहरें आती है तो बहुत ऊंचे तक वो लहरें जो है वो उड़ जाती है। उन लहरों को ही क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। समुद्री श्रृंग, समुद्री तरंगें जब तटीय चट्टानों पर टकराती है, जब तूफान आते हैं, लहर उठती है तो वो चट्टानों से आकर टकराती है तो चट्टानों के आकार को काटकर खोखला कर देती है। इस प्रकार खड़ी ढाल वाली चट्टानें बच जाती है, जिन्हें समुद्री श्रृंग कहते हैं। जो खड़ी ढाल वाली एकदम सीधी खड़ी रहती है चट्टानें, वो तो बच जाती है, लेकिन जो नीचे की तरफ ढालू होती है उन चट्टानों को काटते हुए समुद्र वो आगे बढ़ती है। उसके जो तरंग होते हैं वो बार बार उन चट्टानों से आकर टकराते हैं तो उससे क्या होता है? वो खोखला हो जाता है। और लेकिन जो खड़ी चट्टानें हैं वो बच जाती है, जिन्हें समुद्री श्रृंग कहते हैं। समुद्री गुफा, समुद्री तरंगें लगातार काट छाट का कार्य कर श्रृंगों को तोड़ती रहती है, लेकिन जो खड़ी चट्टानें हैं उसे भी लहरें जो है बार बार उससे टकराती है तो उसमें भी काट छाट होते रहती है। इस प्रकार उनमें छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है, जो समय के साथ चौड़ी होकर समुद्री गुफा का निर्माण करती है। जब दोनों तरफ से बनती हुई समुद्री गुफाएं विस्तृत होकर एक दूसरे से मिल जाती है तथा उनको आर पार उसके आर पार जल बहने लगता है तो इस प्रकार की आकृति जो है वो प्राकृतिक मेहराब कहलाती है। जब ये प्राकृतिक मेहराब अपर्दन के कारण टूटकर नीचे गिर जाते हैं और इनके शीर्ष स्थल का सागर वाला भाग तट से अलग हो जाता है तो इस प्रकार की आकृति को स्टैक या सागरीय स्तंभ कहते हैं। लैगून, ये केरल में स्थित है। लैगून केरल के तट पर है। कभी कभी समुद्री अवसाद एक लंबे सक्रिय अवरोध के रूप में तट के किनारे जमा होता जाता है तथा इसके पीछे जमा पानी मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। उड़ीसा की चिल्का झील एक लैगून ही है। उड़ीसा की चिल्का झील भी है और केरल का भी है, केरल के तट पे। समुद्री तट, समुद्री तरंगों के द्वारा बालू, कंकड़, सिल्ट आदि पदार्थ समुद्र के किनारे जमा कर देता है। जब तूफान आते हैं, लहरें ऊपर उठती है तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर आती है। कंकड़, बालू, सिल्ट आदि पदार्थ समुद्र के किनारे वो जमा कर देती है। इस प्रकार समुद्री तट का निर्माण होता है। समुद्री तट का निर्माण कैसे होता है? जब लहरें तरंगे उठती है तो वो अपने साथ बालू, कंकड़, सिल्ट आदि पदार्थ समुद्र के किनारे जमा करते जाती है। इस प्रकार समुद्री तट का निर्माण होता है। तो समझ में आ गया समुद्री तट का निर्माण कैसे होता है। चेन्नई का मेरीना बीच एक अच्छा उदाहरण है। समुद्री तट का उदाहरण कहाँ है? चेन्नई का मेरीना बीच। समुद्री किनारे अच्छे पर्यटक स्थल होते हैं और समुद्र का जो किनारा होता है वो अच्छा पर्यटक स्थल होता है। बाहर से लोग वहाँ घूमने आते हैं और इससे उस जिस भी राज्य में होता है उस राज्य की आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी होती है। आर्थिक स्थिति में ये सहायता प्रदान करता है। तो बच्चों आप लोग इस सबको भी देखिएगा। पेंजिया और पैथालासा, टेक्टोनिक जनित बल, वही जनित बल, ये सब तो हम लोग देख चुके हैं। ज्वालामुखी, काल्डेरा, फोकस, भूकंपलेखी, अपक्षय, निपेक्षण। तो अब मैं आप लोगों को अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। धन्यवाद बच्चों।